हेलो गाइस, मैं नेम शिल्पी और आपका आज के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स पहले बना रखे हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। और आज हम बात करेंगे, हम लोग लेक्चर नंबर 2 में सांद्रता के पद की बात कर रहे थे, है ना। तो सांद्रता के पद में हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करी थी एंड मोलरता की भी बात करनी थी। लेकिन मैं आज आपको मोलरता फिर से पढ़ाऊंगी एंड मोलरता, मूल प्रभाज और नॉर्मलता आज की इस क्लास के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, सो हमने पहले लेक्चर में पहले ही पढ़ चुका है कि मोलरता क्या होती है, बट हम उसका फिर से एक और बार रिवीजन करते हैं। मोलरता, ओके गाइस, तो मोलरता क्या होती है? सिंपली मोलरता मतलब मोल, स्टार्टिंग में नाम के आ रहा है कि मोलरता मतलब मोल, यानी कि इसमें मोलों की संख्या की बात की जाएगी। किसकी? मोलों की संख्या। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया जिसमें हमने ए पदार्थ डाला, ओके, और इसी में हमने बी पदार्थ डाला, ओके। तो यहाँ पे हम मोलरता की हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसमें विलय के मोल आते हैं, ना कि विलाय के, है ना। तो विलयन का एकांक आयतन है, इसमें एक शर्त भी हो गई इसमें कि एकांक आयतन होना चाहिए, तभी वो मोलरता कहलाएगी। तो हमने मान लिया यहाँ पे एक विलयन ऑलरेडी भरा हुआ है, मान लिया यहाँ पे एक विलयन ऑलरेडी भरा हुआ है जिसका आयतन कितना है? 1 लीटर। और इस विलेन को हम क्या मान लेते हैं? ये विलेन का नाम मान लेते, कोई बी है, ठीक है। और इसमें हमने कोई ए पदार्थ डाला, और ए पदार्थ एक है विलेय। और विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेन में। तो माना विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि हम बेसिकली डेफिनेशन में विलेय के मोलों की बात करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। ऑलरेडी आप जानते हैं कि विलय के मोल को एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे विलय हमने ए लिया है, तो विलय के मोलों की संख्या को हम एन ही लिख सकते हैं ना, है ना। तो विलय के मोलों की संख्या होगी हमारी एन ए। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग कि विलयन का एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता का अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब इसमें हम एकांक आयतन मतलब विलयन का 1 लीटर मान के चलते हैं ना, विलयन का आयतन, बट किस में? लीटर में, ओके, लीटर में लेते हैं। अब मान लीजिए वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ, तब क्या करेंगे आप? तो हम सिंपली इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, तब मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अभी आयतन हम मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको समझ आया। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि विलयन के एकांक
आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 6n। तो इस 6n का मतलब क्या है कि हमारे जो 6 मोल विलेय है वो हमारे विलेन के एकांक आयतन में उपस्थित है। ठीक है, तो जो विलेय के मोल कितने हैं? 6। विलेय के मोलों की संख्या दी हुई है कि 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मोल विलेय विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं मोलरता की। किसकी? मोलरता की। मोलरता हमारी हो गई, अब हम बात करते हैं मोलरता की। ठीक है, हम मोलरता की बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहा मैंने कि डेफिनेशन एक बार लिखते हैं फिर इसको समझते हैं कि विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम, मोलरता को कैपिटल एम और मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजेबल होता है हमारे न्यूमेरिकल्स में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। मोलरता को कैपिटल एम और मोलरता को स्मॉल एम से नोट करते हैं। ओके, अब इसको समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। डेफिनेशन इजीली समझ में तो नहीं आती ना, तो मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, और देखिए इसमें हमने ए पदार्थ डाला, ए मान के चला हमारा क्या है? विलेय, और बी क्या है हमारा? विलायक। ठीक है, और ए प्लस बी का मिलके क्या बनेगा? विलयन। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही है कि विलयन की 1 किलोग्राम विलायक,
कि जो ये टोटल विलेन बना है इसमें से जो विलायक है, विलायक मान लीजिए हमने 2 ग्राम डाला और विलायक हमारा 4 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस 2 ग्राम में 4 ग्राम है, 4 नहीं 8 लेके चलते हैं इसको, सॉरी 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 ग्राम है 10 ग्राम है, तो इसमें बोलो विलेन की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, सॉरी वो किलोग्राम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे किलोग्राम लेके चलते हैं, ठीक है। वन किलोग्राम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि विलेन की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है। तो 1 किलोग्राम हमारा क्या है, विलेय है, और 10 किलोग्राम की हमारा विलायक, इन दोनों के मिश्रण से हमारा क्या बनना है, विलेन। तो विलेन का जो विलायक है, विलेन का विलायक है बी, और बी के अंदर 1 किलोग्राम, बी के अंदर अभी हमने कितना मान लिया 10 किलोग्राम है, तो इसकी 1 किलोग्राम में इसमें जितने विलेय के मोल होंगे उसकी संख्या को विलेन की क्या बोलते हैं, मोलता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलता। एक बार और फिर से समझिए कि मान के चलो हमने ए विलेय पदार्थ डाला, जो कि हमारा विलेय जो कि हमने 1 किलोग्राम लेके चलते हैं, और दूसरा हमारा पदार्थ बी डाला जिसका वेट 10 किलोग्राम है, किलोग्राम या ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम किलोग्राम लेके चल रहे हैं। तो ए विलेय है, बी विलायक है, और a प्लस बी का मिश्रण करके क्या बनना है, विलेन बन रहा है। तो इस विलेन जो टोटल बन रहा है, इसमें जो विलायक उपस्थित है बी जितना उपस्थित है 10 किलोग्राम, तो इस 10 किलोग्राम के 1 किलोग्राम में, चाहे यहाँ पे 100 किलोग्राम हो सकता है ना, 90 किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके 1 किलोग्राम में जितने भी विलेय के मोल होंगे, दोनों मिश्र आपस में बोलते हैं, आपस में एकदम मिक्स हो जाता है तो विलेन बनता है। तो जिसके इसके अंदर जितने भी विलेय के मोल घुल जाएंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये हमने केवल जानने के लिए लिया है कि 10 किलोग्राम 30 किलोग्राम, वैसे इसका कोई यहाँ पे मेन रोल नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए क्या दिया। ओके, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोललता बराबर मोललता बराबर होता है हमारा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। क्या लेते हैं इसमें हम, विलायक का भार, किसमें, अगर किलोग्राम में लेंगे तो हम सीधे सीधे हम ऐसे लग देते हैं, है ना, लेकिन जब हम इसको किस में लेंगे, ग्राम में, तो ग्राम में क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा हमारे, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार इंटू 1000, बट कब, जब ग्राम होगा, क्या होगा हमारा, ग्राम। जब हम ग्राम में बात करेंगे तो हम इसे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक बेसिकली एग्जांपल लेके देखो, तो एग्जांपल हम इसके भी हमने लिया था, देखो 10m, मैंने आपको बोला कि इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तो ये हो गया। हम बोलेंगे कि 10 मोल विलेय, 10 मोल विलेय, सॉरी 10 मोल विलेय
उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। तो इसमें आप एक बात कॉमन सी याद रखिएगा कि मोलरता में विलयन का एकांक आयतन देखते हैं और मोलरता में विलायक का 1 किलोग्राम विलायक को 1 किलोग्राम में देखते हैं, है ना। ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, वरना इसमें क्या दोनों में विलय के मोलों की बात करते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने मोलरता की बात की, अब बात करते हैं नॉर्मलता की नॉर्मलता क्या होती है। ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हम तब से मोलरता और मोलरता पढ़ रहे थे, उसमें तो विलय के मोलों की बात होती है, बट इसमें कुछ और की बात होती है। क्या होती है वो जानते हैं, है ना। इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते, इसकी डेफिनेशन होती है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित होती है उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और इसे ऐसे दर्शाते हैं। अरे भाई, अब एक ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है चलो समझते हैं। पहले उससे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ना कि विलय के ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर या एकांक 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ओके, अब इसके हम डेफिनेशन की बात करते, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलयन का आयतन। लीटर में लेंगे तो ओनली लीटर में सेम टू सेम ऐसे फॉर्मूला लिखा रहेंगे, बट अब हम इसको किस में ले मिलीलीटर में, तो इससे 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको मिलीलीटर में दे रही हूँ 1000। ओके, अब देखो विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है। तो विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है विलय का भार अपॉन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ओके,
है ना। और ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, बट अब अगर हम इसका इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाए तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या और बन सकता है वो बात करेंगे। तो वो हो सकता है नॉर्मल का बराबर विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या हमने क्या लिया, विलेय का भार अपॉन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर विलेय का भार अपॉन ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, और ये मिलीलीटर में चल रहा है, और इंटू विलेय का आयतन भी तो है, विलेय का आयतन, और ये आयतन किस में चल रहा है, मिलीलीटर में, है ना। तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब ये ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं कि आखिर ग्राम तुल्यांक क्या होता है ना। तो इसकी बात करें, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा अणुभार अपॉन एक्स। क्या होता है, अणुभार अपॉन एक्स। और यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स फैक्टर, धनायन कोई भी हम फॉर्मूला लेते हैं इसकी HCl लिया, तो HCl में धनायन और ऋणायन की संख्या, जो भी धनायन और ऋणायन की संख्या हो, तो H के पास 1 पॉजिटिव होता है, Cl के पास 1 नेगेटिव होता है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो यहाँ पे धनायन और ऋणायन को मिलकर जो बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, एक है। तो वही यहाँ पे एक्स फैक्टर होता है कि धनायन और ऋणायनों की संख्या। इसको एक नाम भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर धनायन व ऋणायनों की संख्या। अब हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल बेसिकली हम लेते हैं HCl। तो HCl का हम अणुभार की बात करें, HCl का अणुभार कितना होता है, 1 H का भार कितना होता है 1, है ना, और Cl का कितना है 35.5। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या निकलेगा 36.5, है ना, ये तो निकलेगा। और यहाँ पे धनायन और ऋणायनों की संख्या कितनी होती है, HCl लिया, H प्लस 1 पॉजिटिव, इसके पास एक होता है, इसके पास भी माइनस में एक ही होता है ना। तो ये दोनों की संख्या धनायन और ऋणायन को एक ही लेना है। तो दोनों के पास बंधों की संख्या बंध की संख्या बोल सकते हैं कि दोनों एक ही बंध बना रहे हैं, तो बंधों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे एक। तो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू एक, है ना। और यहाँ पे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान की बात करें, फिर ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान इज इक्वल टू 36.5/1। तो इसका कितना निकल आएगा 36.5 बेसिकली, इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान ये होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अभी हम और फॉर्म एग्जांपल्स लेके ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को समझते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान की। ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का हमने एक एग्जांपल समझा, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ओके, एक और फॉर्मूला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि H2SO
4, ठीक है, H2SO4। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर मैंने आपको भी फॉर्मूला दिया था, और मैं बेसिकली बता ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, सिंपली इसको ई से प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अणुभार अपॉन एक्स, है ना। और अणुभार को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब इसका अणुभार निकालें, तो यहाँ पे देखो H, यहाँ पे कितने H है, 2, तो एक H के पास एक पॉजिटिव होता है, तो H प्लस और H प्लस, और SO4 के पास कितने नेगेटिव्स होते हैं, 2 नेगेटिव्स, है ना। तो ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक साथ जब मिलेंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर कितने हो गए, एक्स फैक्टर कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 धनायन है 2 ऋणायन है, तो धनायन ऋणायन की संख्या कितनी है, 2, है ना। तो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू 2 हो गए। अब देखो H यहाँ पर कितने, 2, अब इसका हम अणुभार निकाले, क्या निकाले, अणुभार। H कितने हमारे पास, 2, तो एक का भार कितना होता है, 2, एक होता है, तो 2 का कितना हो गया, 2। अब S का कितना होता है, जल्दी बताइए, S का होता है 35, ओके। एंड O, एक O का कितना होता है 60, है ना। और यहाँ पे कितने, 4 है, तो 4 का गुणा 16 में कर देंगे, प्लस 4 गुणा 16, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 35 प्लस 64, है ना, 5 to 7, 7 और 1, 100, सॉरी 1, सॉरी 37 प्लस 64, ओके, just 2 minutes। सॉरी गाइस, सल्फर का 32 होता है, इट्स माय मिस्टेक, सल्फर का 32 होता है, 32 और 32, सॉरी 32 और 2 34, इनको मल्टीप्लाई कर सॉरी प्लस करेंगे तो 98 निकलेगा, है ना। तो अणुभार इसका कितना आ गया, 98, है ना। अब बेसिकली फॉर्मूला क्या था ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान का, ई से डिनोट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 98 अपॉन 2, ये कितना आ गया 49। एग्जांपल H2SO4 का निकल गया। अब हम बात करें AlOH का होल थ्राइस, है ना, तो उसका कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, है ना, बस उसमें संख्या बढ़ जाती है। AlOH का होल थ्राइस, है ना। देखो Al यानी कि एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के पास हमारे कितने संयोजकता होती है, 3 की होती है, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 13 है, और 13 से इसकी अगर संयोजकता निकाल तो +3 निकलती, तो Al की संयोजकता कितनी होती है हमारी, +3, तो यानी कि इसमें कितनी Al उपस्थित होंगे, 3, Al प्लस Al प्लस Al प्लस, है ना, यानी कि बेसिकली इसकी 3 ही होती है, तो हम इसको Al प्लस दे देंगे, Al पे डायरेक्ट +3, है ना। OH, एक OH के पास एक नेगेटिव होता है, तो 3 OH के पास 3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना। तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, है ना, तो उनके पास बराबर वो बराबर धनायन और ऋणायन हो गए, तो इसके से बॉन्ड बना ली, तो यहाँ पे धनायन की संख्या कितनी, 3, और यहाँ पे ऋणायन की संख्या -3, तो हमारे एक्स फैक्टर बेसिकली कितना निकल आएगा, हमारे यहाँ पे 3 निकल आएगा, है ना। और यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट करें तो कितना निकलेगा, एल्यूमिनियम का बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, जल्दी बताइए, एल्यूमिनियम का होता है
अणुभार एल्यूमिनियम का होता है 27, है ना। ओ ओ कितने होता है हमारा 16, और इसमें 3 की होल थ्राइस लगाओ तो इसमें भी 3 आएगा, तो 3 प्लस लगा के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और H के पास 1 होता है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, है ना। 3 into 1, इसको कैलकुलेट कर लें। 27 प्लस 48, 16 3 जा 48 प्लस 3, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51, और ये हो जाएगा हमारा 8 7, ये हो जाएगा हमारा 78। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा 78 में कितना निकला हमारा एक्स फैक्टर 3, मल्टीप्लाई लगा दो, सॉरी डिवाइड लगा दो, तो ये जाएगा हमारा 26 टाइम्स। एंड आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड ये हमारा ग्राम द्रव्यमान होता है। सीधे से फॉर्मूला लगाओ, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछता बोर्ड्स में, सीधे फॉर्मूला लगाओ अगर आपको ग्राम द्रव्यमान निकालना है तो। अब हम बात करते हैं मोल अंश की, कि मोल अंश क्या होता है ना। क्या बात करते हैं, मोल अंश। हमने अब तक किस किस की बात कर ली, मोलरता की, नॉर्मलता की। अब हम बात करते हैं मोल अंश की। आखिर ये मोल अंश क्या है, ये किस चीज का अंश है ना। तो हम बात करते हैं मोल अंश की। बेसिकली मोल अंश क्या होता है, और मोल अंश की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल। मिश्रण 2 पदार्थ हो सकते हैं, 2 या 2 से 3 पदार्थ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 4 5 हमें नहीं पता। लेकिन मिश्रण में उपस्थित हम किसी एक अवयव ले रहे हैं, तो मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश को हम मोल प्रभास कहते हैं, और इसे हम x से डिनोट करते हैं, किससे, x से, है ना। तो इसकी हम बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, कि मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल, किसी एक अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों या पदार्थों, सभी अवयवों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलता हमारे पास कोई मिश्रण है जो A प्लस बी है, तो इसमें हम कितने अवयव ले रहे हैं, 2। तो माना कोई मिश्रण है, माना कोई मिश्रण है जिसमें जिसमें
ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं तो इनके मोल क्या होंगे? तब ए के मोल और बी के मोल को हम बेसिकली एन से डिनोट करते हैं, तो हम ए के मोल को क्या लिख सकते हैं? एन ए और बी को एन बी। ठीक है, अब हम इसकी बात करें मोल अंश की, तो इनके मोल अंश क्या हो जाएंगे? ए के मोल अंश और बी के मोल अंश, तो ये हो जाएंगे हमारे एक्स से ए के मतलब ये आएगा उसमें, हम ये लिख सकते हैं एक्स ए और ये एक्स बी। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो अब हम ए के मोल अंश की बात करें कि ए के मोल अंश क्या होंगे, तो हम क्या करते हैं? ए के मोल अंश की बात करते हैं, क्योंकि हम मिश्रण, इसकी डेफिनेशन होती है मिश्रण में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल तथा मिश्रण में सब उपस्थित सभी अवयवों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो हम ए के मोल अंश निकालते हैं, पहले ए के मोल अंश क्या निकलेंगे? ए के मोल अंश, है ना? तो डेफिनेशन कहते हैं किसी एक अवयव के मोल, किसी एक अवयव के मोल। एक अवयव क्या लिया हमने? ए, तो पहले लिखेंगे ए के मोल और विलयन के कुल मोल, क्योंकि मिश्रण उपस्थित सभी अवयव, तो सभी अवयव हमने दो अवयव लिए ए और बी, तो हम किसको क्या बोलते थे? विलयन के मोल। विलयन के मोल, है ना? और अगर हम इसको अलग तरीके से लिखे तो ए के मोल को हम क्या बोल रहे हैं? एन ए, है ना? और विलयन के मोल मतलब दोनों के मोल प्लस हो जाएंगे, तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, किससे से? एक्स से, एक्स से, है ना? अब इसी प्रकार हम बी के मोल अंश की बात करें, बी के मोल अंश क्या होंगे? बी के मोल अपॉन विलयन के मोल, है ना? तो बी के मोल कितने हमारे? एन बी, और विलयन के मोल कितने? एन ए प्लस एन बी। और ये हमें इसमें निकालना होता है किसी एक अवयव का मोल तथा मिश्रण उपस्थित सभी अवयवों के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। और बी के मोल अंश को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? एक्स बी से, हमने मान के चला है ना। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब आप एक्स से और एक्स बी को प्लस करोगे ना तो क्या होगा? क्या होगा? देखो मैंने कि एक्स से प्लस एक्स बी, देखो एक्स से बराबर कितना था हमारा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना? और बी बराबर क्या था? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये टोटल क्या हो जाएगा? ये दोनों हर सेम है तो ये तो एक ही जगह रहेंगे, तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऊपर की वैल्यूज जुड़ जाएंगी। तो देखो ये दोनों समान हो गए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा 1, कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। यानी कि हम जब भी किसी भी मिश्रण का टोटल मोल अंश निकालेंगे ना,
दोनों मोल, इसकी हमने दो अवयव लिए तो दो अवयव के मोल अंश, इसकी ए के मोल अंश निकाला, बी का मोल अंश निकाला, इन दोनों को प्लस किया तो 1 निकला। अब ऐसे अगर हम तीन अवयव ले लें और तीनों के मोल अंश को प्लस करेंगे तो वो भी हमारा एग्जैक्टली 1 ही निकलेगा, है ना। ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा पीपीएम, और फिर हमारे सांद्रता के सारे पद खत्म हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पार्ट प्रति मिलियन यानी कि पीपीएम, जो कि हमारा लास्ट पद है सांद्रता का। तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं, है ना। पार्ट प्रति राइटिंग की तो सही हो रही है। सॉरी गाइस, अगर आपको मेरी राइटिंग से कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं क्या करूं, मैं भी लिख नहीं पाती हूँ प्रॉपर्ली। पार्ट प्रति, बट आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। मेरी राइटिंग में नजरअंदाज कीजिएगा, है ना। तो हम बात करते हैं पार्ट प्रति मिलियन की। पार्ट प्रति मिलियन ये क्या होता है, पार्ट प्रति मिलियन, है ना। तो ये बहुत ही अलग चीज लग रही है ना। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन जाने तो ये क्या होती है कि विलय के भार भाग मतलब द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान की बात हो रही कि विलय के भार भाव की वह संख्या, इनके विलय का वह द्रव्यमान जो विलयन के 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब कितना हो गया 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित होती है, उसे ही पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम। अब इसका मैं आपको अभी यूज बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ होता है। उससे पहले हम इसकी क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो क्या है, विलय के भार भावों की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको लिख दे रही हूँ, है ना। अर्थात 1 मिलियन, या हम लिख सकते 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 10 लाख, सही है। तो विलय का भार भाव की वह संख्या जो विलयन की 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित हो, उसे पार्ट प्रति मिलियन, ये राइटिंग कहते हैं, हाँ। इसे पीपीएम, पीएम मत पढ़ लेना, पीपीएम, इसे पीपीएम से दर्शाते हैं। तो अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो पीपीएम बराबर क्या होता है, पीपीएम बराबर होता है हमारे विलय के भार, विलय का द्रव्यमान लिख लेते डायरेक्ट, है ना। क्या लिख लेते, विलय का द्रव्यमान, वो डेफिनेशन अच्छी लगती है उसके लिए।
विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। मिलीलीटर में ही लेके चलते इसको, वैसे इसको लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो इसमें हम 10 की पावर 6 का इंटू कर देते हैं, है ना। अब बेसिकली आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिखाऊं, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉट है, पॉट मतलब बर्तन, जिसके अंदर हमने ए पदार्थ डाला और इसी के अंदर में बी पदार्थ डाला, है ना। तो ए का द्रव्यमान एम ए, बी का द्रव्यमान एम बी, है ना। ये मैं आपको मोलरता मैंने आपको काफी बताया। ए का द्रव्यमान एम ए, बी का द्रव्यमान एम बी, तो विलयन का कितना हो जाएगा एम ए प्लस एम बी। अब देखो मैं इस विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान देखूं तो विलेय कितना है हमारा एक, तो एम ए, तो एम ए प्लस एम बी में कितना है एम ए, है ना। तो हम 1 ग्राम में देख एम ए प्लस एम बी ग्राम में देख रहे हैं, है ना। तो हम अगर इसको 1 ग्राम में देख लेंगे, एक लिख देते हैं, एक में क्या होगा एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी, और इसको अगर हम 10 की पावर 6 में देखेंगे तो हम इसका इंटू कर देंगे ना, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 10 की पावर 6। और ये हमने पढ़ा था कि विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान दो अवयव एम प्लस एम बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी से हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना। अब बेसिकली हम अगर इस 10 की पावर 6 की जगह, चलो उससे पहले हम एक बात करें, इसका यूज क्या करते हैं। देखो ये ना बहुत ही छोटी इकाई होती है, इसका इसमें जो विलेय का भार लेते हैं ना वो बहुत ही कम लेते हैं, बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। तो इसका यूज हम जैसे कि समुद्र में, चलो समुद्र छोड़ो, हमारा वायुमंडल ले लीजिए, हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये वो काफी सारे हैं। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें, मान के चलते हैं कि हमारे इस वायुमंडल में 10 ppm में हम नाइट्रोजन देख रहे हैं, कितने में देख रहे हैं 10 ppm NO गैस, सॉरी NO नहीं N2, नाइट्रोजन N2, 10 ppm N2 गैस उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा 10 ppm में, इसका मतलब क्या होगा कि 10 मिलीलीटर गैस कौन सी N2 उपस्थित है 10 to the power 6, ये पूरा वायुमंडल 10 की पावर 6, है ना। तो और इसकी जल की कठोरता, जल में काफी सारे अवयव होते हैं, इसकी जल वैसे बेसिकली H2O और O2 से बनता है, लेकिन जल की कठोरता को मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है ppm का, है ना। और वायुमंडल में विषैली गैसों का पता लगाने के लिए किया जाता है कि ये गैस कितनी मात्रा में उपस्थित है, ये गैस कितनी मात्रा में, क्योंकि हमारा वायुमंडल काफी बड़ा है और इसका उपयोग भी हम बहुत ही छोटी चीजों को मापने के लिए करते हैं। तो वायुमंडल में काफी गैसें है ना, ऑक्सीजन, तो मान लीजिए हमने 8 ppm ऑक्सीजन पे निकाला, 8 ppm ऑक्सीजन गैस, तो इसका मतलब 8 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस उपस्थित है 10 की पावर 6 मिलीलीटर में, है ना। यही चीज यहाँ पे होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे लिख दें यहाँ पे, तो इसके हम एग्जांपल की यूज लिख देते हैं, यूज, इसका यूज हम कब करते हैं, जल की कठोरता, वायुमंडल में विषैली गैस के मापन में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। और इसमें एक नोट पॉइंट भी लिख दीजिए, क्या है वो नोट पॉइंट, कि अगर हम क्या करें 10 to the power 6 की जगह 10 to the power 9 लिख ले, तो इसको हम क्या करेंगे, तो जब हम
पीपीएम को पीपीवी में प्रदर्शित करते हैं कि पीपीएम मतलब मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और पीपी मतलब पार्ट पर बिलियन, हम की 10⁹ है ना। तो यदि 10⁶ के स्थान पर 10⁹ का उपयोग करें तो यह पीपीवी कहलाती है। यानी कि अब हम इसकी बेसिकली इसे कौन डेफिनेशन होते हैं, तो विलय के भार भाव की वह संख्या जो विलयन के 10⁹ भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर बिलियन कहते हैं। जब हम 10⁹ की बात करें, किसकी, 9 की, ओके, पार्ट पर बिलियन, पीपीवी मतलब पार्ट पर बिलियन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड यहीं पे हमारे लेक्चर खत्म होता है। हमने आज बात की सांद्रता क्या है, हमने सारे पद खत्म कर दिए। आज हमने मोलरता, मोल प्रभास, पार्ट प्रति मिलियन और नॉर्मलता, इन पांचों की बात की, और यह हमारे लेक्चर खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। एंड अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।